हेलो फ्रेंड्स। आज हम गांधी और उनके तीन छोटे छोटे क्षेत्रीय और आर्थिक आंदोलनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है, रीजनल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। क्षेत्रीय आंदोलन इसलिए क्योंकि वो तीन क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। पहला जो क्षेत्र है वह चंपारण बिहार का क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है वह अहमदाबाद गुजरात का क्षेत्र है। और तीसरा जो क्षेत्र है वह भी खेड़ा गुजरात का क्षेत्र है। इसलिए तीन क्षेत्र विशेष के आंदोलन थे। इन तीन क्षेत्र विशेष के आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तीनों ही जो रीजनल मूवमेंट थे उनकी बेसिक डिमांड्स थी इकोनॉमिक डिमांड। इसलिए इन तीनों क्षेत्रीय आंदोलनों को इकोनॉमिक डिमांड बेस्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। तीनों ही क्षेत्रीय आंदोलनों में मूवमेंट्स में आर्थिक मांग मुख्य केंद्र थी। चाहे वह चंपारण के किसानों की अवैध वसूली की कंपनसेशन की मांग हो, क्षतिपूर्ति की मांग हो, अथवा तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने की मांग हो, अथवा अहमदाबाद मिल मजदूरों की प्लेग बोनस को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बदले में 20% वेजेज में अभिवृद्धि का मुद्दा हो, अथवा जो लास्ट में 50% मजदूर चाहते हैं, 20% इंडस्ट्रियल चाहते हैं, ओनर्स चाहते हैं, परंतु वह 35% तक कंप्रोमाइज होता है। तीसरी डिमांड जो खेड़ा के किसानों की है वह इंडियन रेवेन्यू या ब्रिटिश इंडिया के रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग लगान को माफ करने से संबंधित है, कर को माफ करने से संबंधित है। तो आइए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश अथवा महात्मा गांधी का पहला कदम क्या था जो चंपारण किसान सत्याग्रह से माना जाता है। गांधी के इन तीन क्षेत्रीय आंदोलनों के माध्यम से ही गांधी को ब्रिटिश भारत में एक सफल नेतृत्व मिला। उनको इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो 2 दशकों तक लड़ाई और संघर्ष उन्होंने अफ्रीका में किया था वैसा ही संघर्ष उन्हें इस भारत में करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे भारतवर्ष को स्वाधीनता मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। निसंदेह महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अथवा साल्ट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से भारतीय जन जन के नेता बन गए। उन्होंने जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के प्रति, ब्रिटिश सरकार की दमनीय नीति के प्रति अथवा फोर्स के प्रति जो डर था, भय था, शंका थी, उस भय को बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने जनता को मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज करने का काम किया। इन तीन क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में आइए विस्तार से परिचर्चा करते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्रीय आंदोलन है वह था चंपारण किसान सत्याग्रह मार्च 1970। वर्तमान बिहार के चंपारण जिले में किसानों के बीच और यूरोपियन बागानों या मालिकों के बीच, ट्रेडर्स के बीच डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट कैसे होता है इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाने का, हम फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जो 1800 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक नील उत्पादकों या नील की खेती करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ किया गया है। किसानों की पीड़ा को यहाँ दीन बंधु मित्र के द्वारा अपने बांग्ला साहित्य में नील दर्पण नामक
पत्र में विवेचित किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्ले या ड्रामा के माध्यम से भी चंपारण के किसानों की नील दर्पण के नाम से उस ड्रामा में बंगाल में प्रस्तुत किया है। आखिरकार चंपारण के किसानों का जो सत्याग्रह है अथवा जो उनकी मांग है वह केवल 1918 या गांधी के आगमन के बाद की ही मांग नहीं है, अपितु वह मांग एक पुरानी है। इस शोषण की पीड़ा ने उच्चतम स्वरूप प्राप्त कर लिया, या हम कह सकते हैं कि जो नील उत्पादक किसान थे और जो नील व्यापारी थे उनके बीच का विवाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जब 1908 ईस्वी में अथवा कह सकते हैं कि 1910 के दशक में जर्मन सिंथेटिक डाई अथवा हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो कलर के रूप में यूज किया जाता है उसने यूरोपियन मार्केट से इंडिया की नेचुरल इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। जो प्राकृतिक नील थी, नील की फसल से जिस नील का उत्पादन होता है उस नील के उत्पादन की अथवा नील की कॉस्ट की तुलना में जो सिंथेटिक जर्मन डाई थी उसकी कॉस्ट बहुत कम थी। इसलिए यूरोपियन मार्केट में जर्मन सिंथेटिक डाई ने इंडियन नेचुरल इंडिगो को डिफीट कर दिया। इस कारण यूरोपीय बागान व्यापारियों ने किसानों को पैसा देने से उल्टा अवैध वसूली करना शुरू कर दिया और तीन कटिया प्रणाली के कारण किसानों का जबरदस्त शोषण किया गया। जो नील परचेज की गई उस नील की फसल के पैसे का भुगतान नहीं किया गया, अतः ये संघर्ष उच्चतम स्थिति में पहुंच गया अथवा ये अंतिम स्तर पर पहुंच गया। चंपारण के किसान, नील उत्पादक किसान और व्यापारियों के बीच विवाद उत्पन्न था ही। इस विवाद में गांधी का प्रवेश कैसे हुआ? चंपारण के एक स्थानीय ग्रामीण जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में आने के लिए गांधी को निमंत्रण दिया गया। गांधी राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर चंपारण पहुंचते हैं। जैसे वो चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें चंपारण डिस्ट्रिक्ट को लीव करने का आदेश दिया जाता है। गांधी अपनी अहिंसात्मक नीति के उन अफ्रीका के अनुभवों को अपनाते हुए मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि वे तब तक चंपारण नहीं छोड़ेंगे जब तक वो किसानों की समस्या सुन नहीं लेते। जब महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्या सुनी तो उनको पता चला कि किसानों की पीड़ा बहुत गहरी है। गांधी के निवेदन पर, गांधी के आंदोलन पर, गांधी के सत्याग्रह के कारण चंपारण प्रशासन को मजबूर होकर एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन जांच आयोग बनाना पड़ा। इस जांच आयोग में महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। लगभग 8000 किसानों से साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से बातचीत की गई, इंटरव्यू मेथड का यूज किया गया, प्रश्न पूछे गए और रियलिटी को जानने का प्रयास किया गया। जब वास्तविकता का पता गांधी को लगा तो गांधी ने नील व्यापारियों से बातचीत करके दोनों के बीच एक समझौता कराया। जो समझौता गांधी की अहिंसावादी और सत्याग्रह की नीति की सफलता का अग्रिम कदम था। जितना भी इलीगल वसूली नील व्यापारियों ने की है उस अवैध वसूली का 25% लौटाने की बात कही गई। जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं 25% ऑफ इलीगल जो है उसको रिवोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ 3 कटिया प्रथा, इसका मतलब कुल जमीन के 3/20 भूभाग पर कंपलसरी रूप से नेचुरल इंडिगो की कॉप्स प्रोड्यूस करनी होगी। इस प्रथा को भी खत्म करने की शर्त रखी गई। और तीसरी शर्त कि लगभग आने वाले एक दशक में अर्थात 1928-30 तक यूरोपीय नील मालिक ट्रेडर्स भारत को छोड़ देंगे, चंपारण को छोड़ देंगे। इस तरह से महात्मा गांधी का चंपारण, बिहार
मार्च 1917 के सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय राजनीति में पहला सफल कदम रखा गया। चंपारण किसान सत्याग्रह के समय भारतीय राष्ट्र नायकों के द्वारा भी महात्मा गांधी का आगे बढ़कर समर्थन किया गया। इन प्रमुख समर्थकों में कौन कौन था? सबसे ज्यादा जो योगदान था वह गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, एएन सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभूषण वर्मा का था। ये चंपारण किसान सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और इस तरह से महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पहला कदम अफ्रीका के अनुभव के आधार पर सफल हुआ। महात्मा गांधी का दूसरा रीजनल मूवमेंट था अहमदाबाद कॉटन मिल मूवमेंट। यह औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद की कॉटन मिल के मालिकों में से एक ओनर का नाम था अंबालाल साराभाई, जो अहमदाबाद कॉटन मिल का फाउंडर भी था 1891 में। इस सूती वस्त्र मिल के मजदूरों के बीच और उद्योगपति के बीच प्लेग या आपदा बोनस के डिसकंटिन्यूएशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया। अब तक जो त्रासदी या विपत्ति या प्लेग बोनस था वह मिलता रहा, परंतु पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस बोनस को डिसकंटिन्यू किया गया। इस कारण मजदूरों ने कि युद्ध के कारण जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो कॉस्ट बढ़ी है, फूड ग्रेन की कॉस्ट बढ़ी है, क्लॉथ्स की कॉस्ट बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर्टी है, इनका सामना करने के लिए उनका बोनस दिया जाना चाहिए अथवा उनकी मजदूरी में अभिवृद्धि होनी चाहिए। मिल मजदूरों ने यह डिमांड रखी कि अगर बोनस डिसकंटिन्यू किया जाता है तो उनकी मजदूरी में, वेजेज में 50% अभिवृद्धि की जाए। जो मिल के मालिक हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अंबालाल साराभाई के द्वारा मजदूरों की मजदूरी में 20% वेजेज इंक्रीज करने की बात कही गई है, परंतु 50% डिमांड है इंडस्ट्रियल लेबर्स की और 20% इंक्रीज करने के लिए तैयार है ओनर। इसलिए दोनों के बीच विवाद भी है और समझौता नहीं होता है। साबरमती आश्रम के संत ने, जहां पर गांधी के द्वारा इस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया, अनसुया साराभाई जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और जो अंबालाल साराभाई की सिस्टर भी थी। अनसुया बहन या अनसुया साराभाई बहन महात्मा गांधी से मिलती है और उन्होंने मजदूरों की इस समस्या से गांधी को परिचित कराया। गांधी ने बात सुनी, समस्या को समझा और अंबालाल साराभाई से बात करने का प्रयास किया, परंतु अंबालाल साराभाई इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए साबरमती के संत ने भारत में पहली बार फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन की बात कही और भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस भूख हड़ताल का व्यापारी वर्ग पर प्रभाव पड़ा और इसलिए जो महात्मा गांधी के मित्र भी थे, जिन्होंने मई 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना में आर्थिक सहयोग भी दिया था, अंबालाल साराभाई का उदार हृदय पिघल गया और उन्होंने गांधी से इस बात पर समझौता कर लिया कि वो भूख हड़ताल छोड़ दें। प्लेग बोनस जो बंद कर दिया गया है उसके स्थान पर अब जो मजदूरी है वो 35% इंक्रीज कर दी जाएगी। 35% मजदूरी बढ़ाने पर महात्मा गांधी, औद्योगिक मजदूरों और ओनर्स के बीच समझौता हुआ। इस तरह से महात्मा गांधी का दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सफल हुआ। तो आप देखिए किस तरह से महात्मा गांधी ने जो टैक्टिक्स यूज की हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए, लेबर के अधिकारों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के बासिंदों की अधिकारों की रक्षा के लिए, मांगों की रक्षा के लिए, न्याय के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस,
सत्याग्रह की नीति का पालन किया। महात्मा गांधी का तीसरा क्रमागत रीजनल और इकोनॉमिक मूवमेंट था जिसका नाम है खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा के किसानों की क्या पीड़ा है? खेड़ा जो गुजरात में है, गुजरात के खेड़ा के किसानों की यह पीड़ा है कि 1918 का जो ऐसा समय है, किसानों की लगभग 1/4 भूभाग की रिमेनिंग क्रॉप्स को छोड़कर, फसल को छोड़कर अधिकांश फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों की यह डिमांड है कि ब्रिटिश रेवेन्यू कोड के अनुसार, ब्रिटिश राजस्व संहिता के अनुसार, यदि 1/4 भाग को छोड़कर सारी फसल बर्बाद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों से कोई लगान नहीं वसूला जाएगा। परंतु ब्रिटिशर तो ब्रिटिशर थे, साम्राज्यवादी थे, शोषक थे, इसलिए ब्रिटिशर ने इस बात से मना कर दिया और वो टैक्स वसूलना चाहती थी। जो कर नहीं दे रहे थे या जिन्होंने कर नहीं देने का आंदोलन चलाया, उसके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने उनकी संपत्तियों को सीज करना शुरू कर दिया, जबरन वसूली करना शुरू कर दिया, दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। अब गुजरात सभा ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी गुजरात सभा के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी और विठल भाई पटेल के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का मूल कारण क्या है। जब उनको पता लगा कि किसानों की मांग उचित है, वैध है, वाजिब है, तो उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉयर के रूप में इन्होंने कोर्ट में किसानों का पक्ष रखा, उसमें भागीदार बने और भागीदारी का निर्वहन करते हुए किसानों की मांग को कोर्ट में रखा। ब्रिटिश रेवेन्यू कोड के रूल्स और रेगुलेशन की बात की गई, उनको सामने लाया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के साथ नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, सामान्य किसान और बरिया जनजाति के किसान भी थे। इसका मतलब बड़े स्तर पर एक किसानों का मूवमेंट था और एक बड़े सत्याग्रह का आयोजन किया गया, संचालन किया गया। इसलिए ब्रिटिश सरकार को अंततः गांधी के खेड़ा किसान सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ा और कमीशन के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उनसे लगान नहीं वसूला जाएगा, परंतु जो किसान टैक्स पे करने में सक्षम हैं वो किसान करों का भुगतान करेंगे। सक्षम किसानों को छोड़कर सबका लगान माफ कर दिया गया। इस तरह से महात्मा गांधी के 3 छोटे छोटे इकोनॉमिक डिमांड बेस्ड रीजनल मूवमेंट सत्याग्रह, भूख हड़ताल के माध्यम से सफल हुई। ये थे महात्मा गांधी के 3 छोटे छोटे आंदोलन। इसके बाद जो व्याख्यान होगा उस अग्रिम व्याख्यान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में रोलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग कंस्पिरेसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 एंड 34, देन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल मूवमेंट के अन्य एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। If you want to see my more videos, for more videos, you can like, share and subscribe my channel Dr. K.C. Samota, राजनीति विज्ञान by Dr. K.C. Samota.